Hello, dear students. Today we are going to start our lecture number 7. In our previous lecture, we terminated our lecture at Bohr model of atom. So today we will begin with failures of Bohr model of atom. So first topic for today's lecture is failure of Bohr model. Failure of Bohr model. Bohr model was although successful in explaining certain things about the atom, but it failed in certain cases. First, according to Bohr model, atom should be disc-like, that is two-dimensional in nature, but in fact it is थ्री-डायमेंशनल. ये टू-डायमेंशनल है बोहर मॉडल के हिसाब से, लेकिन वास्तव में ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी थ्री-डायमेंशनल, जो कि देखा गया कि ये थ्री-डायमेंशनल नेचर में. जो दूसरा इसका पोस्टुलेट है, मतलब फेलियर है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स. आपके जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसी किसी भी एटम की या स्पीसीज की स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया. इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट. ये जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. व्हाट इज जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट? दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in an applied magnetic or electric field. अप्लाइड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी एटम का स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे हैं और जो आपकी रेडिएशन निकल के आ रही है आपकी स्लिट में से, ग्रिटिंग में से या प्रिज्म में से, उसके ऊपर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके आगे एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो आपकी एक ही जो लाइन होती है स्पेक्ट्रल लाइन, दैट सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन कैन स्प्लिट अप इनटू ए नंबर ऑफ लाइंस. कई लाइनों में टूट जाती है. तो ये जो स्प्लिटिंग होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम कहते हैं जीमैन इफेक्ट. और जब ये स्प्लिटिंग होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. तो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. So these were the main limitations of Bohr model of atom. So to overcome this, another model was proposed, but before discussing that model of atom, that is the quantum mechanical model of atom, we must discuss about the developments which ultimately led to the development of quantum mechanical model of atom. And those two important developments were, first, de Broglie concept, and second one was Heisenberg principle. So these two development led the development of quantum mechanical model of atom. So first of all, we must know about the two concepts, then we should proceed further for the quantum mechanical model. So first of all, I am going to discuss the de Broglie concept. As we discussed while discussing the spectrum of hydrogen,
जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस की थी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लाइट, दैट इज द न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, सेकेंड वन वाज द हाइजन वेव थ्योरी एंड थर्ड वन द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ड्यूअलिटी ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन ने वहाँ क्या कहा था कि हमारी जो लाइट है दैट हैज़ ड्यूअल करेक्टर, दैट इज इट समटाइम बिहेव लाइक ए पार्टिकल एंड समटाइम इट बिहेव लाइक ए वेव। तो कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है, कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दैट आइडिया ऑफ ड्यूअलिटी, जो ड्यूअल करेक्टर का जो आइडिया था, दैट वाज एक्सटेंडेड बाय डी ब्रॉगली टू एवरी मटेरियल पार्टिकल। डी ब्रॉगली ने उस ड्यूअलिटी के आइडिया को एक्सटेंड किया, बढ़ाया हर मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए, और उसने ये कहा कि हर मटेरियल ऑब्जेक्ट है दैट आल्सो हैव सम वेव करेक्टर, particularly when it is in motion, when it is moving. So according to de Broglie concept, every moving material object has also some wave character associated with it. और जो वो वेव होती है that wave is called matter wave. उस वेव को हम क्या कहते हैं? matter wave कहेंगे, which is associated with a moving particle. तो de Broglie concept क्या है? every moving material object is associated with wave character, associated with wave character। तो आपके उस पार्टिकल के पास वेव करेक्टर भी है और उस पार्टिकल के पास आपका मटेरियल करेक्टर तो ऑफ कोर्स है ही, बिकॉज व्हेन इट इज मैटर देन इट इज हैविंग द मटेरियल करेक्टर। नाउ डी ब्रॉगली आल्सो कैलकुलेटेड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो हाउ दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाज कैलकुलेटेड? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv, or it is also written as h upon p, where p is the momentum. As you know, m into v is momentum, so you can write that momentum as p. This was the wavelength of the wave associated with a moving object. Now how this wavelength was derived? So let us consider a particle of mass m moving with a velocity v, or you can say moving with the velocity c. For example, we will be first considering the wave character. Then first, if it behaves like a wave, अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है, then its energy will be given by E is equal to h into nu. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं that every radiation is having a energy equal to h into nu, where h is the Planck's constant, or we can say it is equal to h into c by lambda, because we know nu is equal to c by lambda. So this is your equation number 1. If your moving particle, फोटोन को मान लीजिए, आप फोटोन मान लीजिए, फोटोन को भी हम पार्टिकल कैरेक्टर मानते हैं लाइट में, तो इसकी जो है ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। नाउ इफ इट बिहेव लाइक मैटर, अगर ये मैटर की तरह बिहेव करे, देन इट्स एनर्जी E विल बी गिवन बाय द आइंस्टाइन रिलेशन m into c square. This is your equation number 2. Now since your particle is same, this is energy when it is behaving like a wave, this is energy when it is behaving like a particle, but the object is same, so the energy of the two should be same. तो ये दोनों रिलेशन जो है, then from 1 and 2, अगर हम इन दोनों
रिलेशंस को कंबाइन कर दें, इक्वेट कर दें, देन वी विल बी हैविंग योर m इंटू सी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू h इंटू सी बाई लैम्डा। ये एक c से c कट गया, लैम्डा आ गया हमारा h अपॉन एम सी। नाउ इफ इंस्टेड ऑफ अ फोटोन, अगर हमने ये फोटोन मान के कैलकुलेट किया है, इफ इंस्टेड ऑफ ए फोटोन देर इज ए पार्टिकल ऑफ मास m and moving with a velocity v, then we can very easily replace this c with a velocity of that particle v. If instead of photon we have a particle of mass m moving with velocity v, we can write, हम बड़ी आसानी से इस इक्वेशन नंबर 3 को चेंज कर सकते हैं एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो हम इसको क्या कर देंगे, बदल देंगे, लैम्डा विल बिकम इक्वल टू h अपॉन एम वी। सो दिस इज कॉल्ड योर डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। अब ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है इट इज नॉट हैविंग एनी प्रैक्टिकल यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। अगर हम रूटीन लाइफ की बात करें, डे टू डे लाइफ की बात करें, तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट जो है दैट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर देयर। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। क्यों नहीं है एप्लीकेबल, उसके लिए हम अभी कंसिडर करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए लेट ए पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर -3 किलोग्राम, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेटेरियल ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन मान लीजिए आप, जिसका वेट है 10 की पावर -3 किलोग्राम, एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है। देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ, देन wavelength of wave associated with it, wavelength of wave associated with this object lambda is equal to h upon m into v होता है डी ब्रॉगली कंसेप्ट के हिसाब से। पुट द वैल्यूज 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई your mass is 10 की पावर -3 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज 100 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर, ये 2 जीरो कट गई, 10 की पावर -1 रह गया, ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो ये आ गया 10 की पावर -33 मीटर्स। अब अगर आप इस वेवलेंथ को देखें, दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल that it cannot be detected even in the most sensitive instrument। हमारे पास जो सबसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा हम उससे भी इस वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और अभी तो मैंने बहुत छोटे मास का पार्टिकल लिया है। अगर आप इसको मान लीजिए 10 की पावर -3 किलोग्राम की बजाय मैं इसको 10 किलोग्राम का भी मान लूँ, अगर मैं इसको 10 किलोग्राम का मानूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको 10 किलोग्राम का मानूंगा तो ये चीज़ बदल जाएगी। यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 100 किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, मैंने इसका किलोग्राम यहाँ लिख दिया, मीटर सेकेंड -1 इधर लिख दिया। ये 10 की पावर -3 10 की पावर 3 है नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में चली जाएगी ये पावर, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -37 की रेंज में आ जाएगी, 6.626 मीटर्स। मतलब वेवलेंथ जैसे जैसे मास बढ़ता जा रहा है आपका पार्टिकल का, वैसे वेवलेंथ छोटी होती चली जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर डे टू डे लाइफ बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ इज मच
larger in size than the electrons, protons, etc. Now, before I proceed to the de Broglie concept, I would like to discuss the differences between electromagnetic wave and the matter wave. So I am discussing here difference between electromagnetic wave and the matter wave. What are the difference between these two types of waves? You must be aware of this thing. The first difference, as I discuss, electromagnetic wave are associated with electric and magnetic field, oscillating at right angle to each other, और ऑसिलेटिंग एट राइट एंगल, एक दूसरे के 90 डिग्री पे ऑसिलेट करते हैं। यहां पे क्या है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद मैटर वेव। मैटर वेव के साथ कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होता। इसमें यह ध्यान रखना है, जब हम ये लिख रहे हैं कि इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है जिसके साथ मैटर वेव है वो न्यूट्रल है। अगर वो पार्टिकल न्यूट्रल नहीं है, इफ दैट पार्टिकल इज ए चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल के केस के अंदर आपको पता है कि मूविंग चार्ज इज ए इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड वेन एवर सम चार्ज पार्टिकल मूव इट आल्सो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। सो इन दैट केस when the particle is charged, it will be associated with electric and magnetic field, but in normal circumstances when the particle is neutral, there is no electric or magnetic field associated with the matter wave. Second is, it leaves the source. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी जनरेट होती है तो जहां से ये जनरेट होंगी, जो इनका सोर्स होगा वो अपने सोर्स को छोड़ देंगी। सेकेंड, इसमें जो है दीज रेडिएशन मैटर वेव्स, दीज वेव्स डू नॉट लीव द सोर्स, दे डू नॉट लीव द सोर्स। ये आपके सोर्स को नहीं छोड़ेंगी कभी भी। जो मैटर वेव हैं, जहां जहां पार्टिकल मूव करता हुआ पार्टिकल जाएगा वो वेव वैसे उसी तरीके से एसोसिएटेड होगी। थर्ड, डू नॉट रिक्वायर material medium for propagation, do not require material medium for propagation। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, मेटेरियल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैटर वेव रिक्वायर्स मेटेरियल मीडियम, it require a material medium to propagate। इनको मटेरियल मीडियम चाहिए। द फोर्थ डिफरेंस इज, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। These travel with velocity of light, that is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये इनकी वेलोसिटी है। जो आपके मैटर वेव होते हैं
वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है, एंड कैन नेवर बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं होंगी मैटर वेव की जो वेलोसिटी होगी। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है शो इंटरफेरेंस, आपको बताया था इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिना related with the electromagnetic radiations. Matter wave does not show interference. Matter wave does not show interference. ये इंटरफेरेंस शो नहीं करेंगी क्योंकि मैंने बताया कि ये मैटर के साथ जुड़ी हुई है, मैटर ट्रेवल करता है। और आपको पता है मैटर की एक विशेषता होती है मटेरियल ऑब्जेक्ट की, कि मान लीजिए मैंने ये हाथ पे जहाँ डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इस डस्टर जिस जगह पे रखा हुआ है उस जगह पे कोई दूसरा मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं रख सकता। तो क्योंकि इसके अंदर मैटर करेक्टर है, मैटर मूव कर रहा है, तो उस मैटर की जगह पर मैंने कहा कि ये सोर्स को लीव नहीं करती हैं आपकी मैटर वेव्स, तो आपका एक ही जगह पे दो मैटर नहीं हो सकते, तो इनमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। बट इट इज नॉट लाइक इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, दे विल ऑफ कोर्स शो द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द योर मैटर वेव। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर development of quantum mechanical model is Heisenberg principle. Heisenberg principle, इसको हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एंड व्हाट डज दिस सेज? दिस प्रिंसिपल may be stated as, इसको कैसे लिख सकते हैं? It is not possible to determine, or you can say measure, both position and momentum, of a moving microscopic object precisely and simultaneously. इसका मतलब क्या है? इसको लॉ को मैं समझा रहा हूं, प्रिंसिपल को। मान लीजिए आप एक का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हम उस इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है, बेसिकली जो आपका हाइजेनबर्ग था उसने तो इसको मोमेंटम की जगह वेलोसिटी वर्ड यूज किया था। अगर आप हाइजेनबर्ग की ओरिजिनल स्टेटमेंट देखें तो उसमें यह आएगा कि पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन उसके अंदर फिर जो फार्मूला था, मैथमेटिकल फार्मूला, उससे अगर हम रीअरेंज करें तो हमारा बन जाता है मोमेंटम। तो इसलिए आजकल हम कहते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम इज नॉट डिटरमाइंड। तो इलेक्ट्रॉन अगर लगातार मूव कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि अगर हम उसकी पोजीशन पता करना चाहते हैं और मोमेंटम पता करना चाहते हैं एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? एक साथ, और सही बिल्कुल एक्यूरेटली
और साथ साथ अगर पता करना चाहते हैं तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा करना संभव नहीं है। आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ और बिल्कुल सही सही पता नहीं कर सकते अगर आपका मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, विच इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज यू कैन से। ठीक है। लेकिन अगर हम अलग अलग पता करना चाहें, पोजीशन को अलग से देखना चाहें एक्यूरेटली, मोमेंटम को अलग से देखना चाहें एक्यूरेटली, वी कैन। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली वी कैन राइट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एज, मैथमेटिकली we can write delta x into delta p, it is greater than or equal to h upon टू पाई, h upon 2 pi. So this is the Heisenberg uncertainty principle, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये इसकी। So sorry, I have wrongly written it as 2 pi, it is h upon 4 pi, sorry, it is h upon 4 pi। एक्चुअली जो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है उसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h we can write it as h cross upon 2, ठीक है, where h upon 2 pi is taken as h cross। So where delta x क्या है, delta x is error or you can say uncertainty in position, ये uncertainty in position है। और delta p क्या है, error और uncertainty in momentum, ये momentum में uncertainty है। हम इस लॉ को या इस प्रिंसिपल को अगर यहाँ से देखें, जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपका हाइजेनबर्ग है उन्होंने इसको वेलोसिटी के लिए कहा था, तो अगर हम इसको लिखें डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब आपका जो डेल्टा पी है मोमेंटम है, मोमेंटम में आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ऑब्जेक्ट का मास तो आपका फिक्स है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो जो एरर आएगा वो एरर किस में आएगा, एरर विल बी इन द वेलोसिटी, एरर किस में होगी, वेलोसिटी में। तो डेल्टा वी इज द एरर इन वेलोसिटी, सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। तो ये भी आपका एक मैथमेटिकल रिलेशन है, अगर मोमेंटम की फॉर्म में ले तो, अगर वेलोसिटी की फॉर्म में ले तो ये भी है। और आपको पता है दैट वेलोसिटी इज आल्सो रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी। तो हम तीनों तरीके से कह सकते हैं, आपका जो ये प्रिंसिपल है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन मूविंग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली, पहली चीज़। दूसरी स्टेटमेंट हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक मूविंग ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। और thirdly we can also say that it is not possible to determine position and energy of a microscopic object, moving microscopic object accurately and simultaneously। तो तीनों में से किसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे आपको पता है हाफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं E लिख देता हूं, दोनों तरफ अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो m स्क्वायर v स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2m इंटू ई, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो एम वी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू ई। अब यहाँ पे अगर अनसर्टेनिटी लें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में होती है डेल्टा वी दैट विल बी इक्वल टू 2m इंटू योर डेल्टा ई, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी एनर्जी चेंज होगी। सो दिस रिलेशन शुड आल्सो बी देयर। तो हम इसकी जगह पे ये लिखें और इस स्क्वायर रूट ऑफ 2m को नीचे ले जाएं, देन वी कैन आल्सो से दैट एनर्जी एंड पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। तो ये हमारा
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और यहां पे भी आपने ये ध्यान रखना है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दैट इज आल्सो एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड नॉट एप्लीकेबल टू द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जो हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, रियल डे टू डे लाइफ है, उसके अंदर इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल to determine both position and momentum of a microscopic object simultaneously and accurately। उसको लेने के लिए आप ये मान लीजिए कि आपका एक ये इलेक्ट्रॉन है, हम इसकी पोजीशन और मोमेंटम को निकालना चाह रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा बहुत छोटा है, इट इज़ नॉट सीन विद द हेल्प विद द नेक्ड आई, वी विल बी रिक्वायरिंग ए माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप चाहिएगा। किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या चाहिएगा? माइक्रोस्कोप। और इस ऑब्जेक्ट को बहुत साफ साफ देखने के लिए अगर हमें इसकी पोजीशन पता करनी है, एक्यूरेट पोजीशन पता करनी है कि वास्तव में ये कहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा ऐसा कोई अरेंजमेंट सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन और दिस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल टू अस, हमें बहुत साफ साफ दिखाई दे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक इंसिडेंट ऑन इट ए लॉट ऑफ लाइट। इसके ऊपर हमें क्या डालनी पड़ेगी? लाइट डालनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की। इन दैट केस क्या होगा? योर इलेक्ट्रॉन में absorb some amount of the energy of the radiant energy and its velocity will change, although we will be in a position to now calculate the position accurately, क्योंकि अभी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, but it will not be possible for us to accurately measure the momentum. Why? Because the velocity of the microscopic object may change with the absorption of the radiant energy. अब अगर हम चाहते हैं कि मोमेंटम चेंज ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट। हमें इस लाइट की इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा। एंड इन दैट केस इफ नो प्रॉपर लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द माइक्रोस्कोप, अगर एक सही मात्रा में आपकी जो है लाइट नहीं जा रही माइक्रोस्कोप में, तो क्या होगा? योर पार्टिकल विल नॉट बी इजीली विजिबल, आसानी से और साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो आप उसके केस में क्या करेंगे? यू विल बी जस्ट गेसिंग द पोजिशन। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करें तो आप देख तो सकते नहीं, आप आइडिया ही लगाते हैं कि यहाँ सी होती, तो वो दैट विल बी नॉट एक्यूरेट। तो ये कारण है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में। अब ये हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं एप्लीकेबल? उसका कारण ये है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है दे हैव वेरी स्मॉल मास, तो इनके ऊपर जब लाइट रेडिएशन पड़ती है देयर वेलोसिटी चेंजेस इमीडिएटली। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स आर क्वाइट हैवी, बहुत भारी हैं, तो उनके ऊपर जब लाइट पड़ती भी है द लाइट एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू चेंज दियर वेलोसिटी सिग्निफिकेंटली। तो वो लाइट एनर्जी जो है उन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज़ को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं कर सकती। इसलिए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं उनकी हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दिस अनसर्टेनिटी लॉ और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डे लाइफ। अब हम इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से ये प्रूव कर सकते हैं व्हाई एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ये आप बस इसको करके देखना अपने आप, मैं नहीं करवा रहा हूं। आपने क्या करना है, जो हमारा न्यूक्लियस का रेडियाई है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर के आसपास होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, इट इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आप इन दो डाटाज को यूज करके, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें, अगर ये न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने में हम जो गलती कर सकते थे, मैक्सिमम गलती कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे कि हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो और हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ निकाल लें। मतलब इट इज रफली इक्वल टू दिस, इधर से इधर या इधर से इधर। तो 10⁻14 मीटर का मैक्सिमम एरर कर सकते थे आप इन मेजरिंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका डेल्टा एक्स जो है इसके अंदर 10⁻14 हो जाएगा मीटर। यहां से आप निकालना डेल्टा वी, मास आपको दिया ही हुआ है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई m।
अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे जब डेल्टा एक्स की और एम की, एच की, पाई की, और जब आप निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो वो जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा एरर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है? मैक्सिमम एरर कैन बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि एरर जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आ जाए। सो वी विल से दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इसी तरीके से एक डी ब्रोगली कंसेप्ट का भी फार्मूला आपने बोहर मॉडल में पढ़ा था कि जो mvr/nh/2 के बराबर होता है। तो मान लीजिए ये हमारा बोहर का ऑर्बिट है, दिस इज बोहर ऑर्बिट। अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करना है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की वेव है, अब हम वेव करेक्टर भी मान रहे हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट के हिसाब से, तो इस सरकमफ्रेंस के अंदर जो डी ब्रोगली नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ है या जो डी ब्रोगली वेव्स हैं, दे शुड बी इन फेज। इन फेज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक ये मूव कर रही है क्रेस्ट ट्रफ, तो दो वेव अगर आपस में इंटरमिक्स करती हैं, इंटरफियर करती हैं, तो इन फेज वो तब कहलाती है जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए। इन दैट केस रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी हायर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ दीज वेव्स। तो इन दैट केस a constructive interference will take place. तो your light will be present at that particular position to a greater extent. जो intensity of light होती है that is proportional to a square. तो इसी तरीके से अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने इस ऑर्बिट में रहना है तो इसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? डी ब्रोगली वेवलेंथ होल नंबर वेवलेंथ। और इसका सरकमफ्रेंस कितना है? अगर इसका रेडियस r है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2πr। तो n इंटू लैम्डा, अगर लैम्डा वेवलेंथ है तो इट शुड बी इक्वल टू 2πr। होल नंबर ऑफ वेवलेंथ होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें n इंटू एच अपॉन एम वी दैट इज इक्वल टू 2πr। सो आप ले जाइए इसमें एम वी को उधर ले जाइए, एम वी आर दैट विल बी एन एच अपॉन 2π। ये आपका बोहर का एक पोस्टुलेट था। तो कोई व्यक्ति आपसे कहे कि बोहर का पोस्टुलेट कैसे रिलेटेड है डी ब्रोगली कंसेप्ट के साथ, तो आप ये कह सकते हैं फॉर ए इलेक्ट्रॉन टू बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इट मस्ट बी इन फेज। जो वेव जो इलेक्ट्रॉन वेव है दे शुड बी इन फेज, और उसके लिए ज़रूरी है कि देयर शुड बी ए होल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, and then we can proceed like this. I think for today it is sufficient. So in the next lecture we will be discussing the quantum mechanical model of atom. Thank you very much.